हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जन कंप्यूटर एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो टैब्स सीखा था वो क्लिप बोर्ड, पहले होम टैब सीखा था और उसके बाद हमने होम टैब में क्लिप बोर्ड फॉन्ट और ये दो सेक्शन सीखे थे। आज की वीडियो में हम यहाँ से अलाइनमेंट वाला टैब सीखेंगे और उसके साथ साथ नंबर वाला टैब भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ प्रोसीजर समझ में आ जाए, कैसे कौन सा बटन आप यूज़ कर सकते हो और किस बटन का कौन सा बेनिफिट है। लास्ट में अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यहाँ पे अलाइनमेंट वाला सेक्शन। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट किया था, चाहे हम टेक्स्ट लिखते थे या कोई इमेज वगैरह वहाँ पे इंसर्ट करते थे, उसका हर किसी चीज़ का अलाइनमेंट होता था वहाँ पे। तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, आप अलाइन कर सकते हैं। चाहे आप नंबर लिखो, चाहे आप टेक्स्ट लिखो या जो भी कंटेंट आप इन सेल्स में लिखोगे या जो भी कंटेंट इन सेल्स में आप इंसर्ट करोगे उसका अलाइनमेंट रख सकते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले ये जो यहाँ पे जो सेल मैंने एक्टिवेट किया है इसमें कोई वर्ड में लिखूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सेल लिखूंगा, इसमें मैंने एक्सेल वर्ड लिखा और उसके बाद यहाँ पे जो है सबसे पहले जो अलाइनमेंट है यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे सेल पे मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ, एक्सेल लिखूंगा मैं यहाँ पे। अब जाके जैसे ही मैंने एक्सेल लिखा तो ये जो सबसे ऊपर वाले अलाइनमेंट है ये तब आपको काम आते हैं। सबसे पहले ये वाला मिडल अलाइन, उसके बाद यहाँ पे टॉप अलाइन, उसके बाद यहाँ पे बॉटम अलाइन। आप देखिए अभी यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। ये जो सेल मैंने एक्सेल जिसमें लिखा मैंने इसे एक्टिवेट किया और यहाँ पे मैं मिडल कर रहा हूँ, टॉप कर रहा हूँ, बॉटम कर रहा हूँ, नहीं लग रहा है। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे जो मैंने एक्सेल लिखा है इस और इस सेल को मैं यहाँ पे मर्ज करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं मर्ज एंड सेंटर करूँगा। अब जाके हमारे सेल का जो साइज है वो बढ़ गया है। अब ये वाले बटन जो है, अब अगर मैं यहाँ पे करूँगा टॉप अलाइन, आप देख लीजिए टॉप हो गया। इसके बाद मैं मिडल अलाइन करूँगा तो मिडल में आ गया, उसके बाद मैं बॉटम अलाइन करूँगा तो बॉटम में आ गया। तो जब आपके सेल का साइज उस हिसाब से होगा तब जाके ये अलाइनमेंट आपको काम करेंगे, ये टॉप मिडल और बॉटम वाला। या अगर आप कोई चैट कोई इंसर्ट करते हो कुछ इमेज वगैरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी इमेज की, किसी पिक्चर की, क्लिप आर्ट की, तब जाके उसको आप अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे वाले बटन हैं दूसरे सेल में मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट लिखा है इस वाले सेल को सबसे पहले मर्ज करेंगे और मर्ज एंड सेंटर करेंगे। उसके बाद आप देख लीजिए अब ये जो सेल है इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है ये सेंटर में है। अब यहाँ से अगर मैं लेफ्ट साइड अलाइनमेंट करूँ, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ये देखिए लेफ्ट में आ गया। सेंटर करना होगा तो सेल सेंटर में होगा, राइट साइड करना होगा तो राइट साइड में होगा। सिंपली जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट सीखी थी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी सेम से तकरीबन अलाइनमेंट वही रहती है। तो इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है और इजी भी है। अगर आपको कभी इंपॉर्टेंस इसकी पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो तब जाके आप इन अलाइनमेंट को यूज़ कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट बटन है वो है ओरिएंटेशन का। अगर आपने कुछ सेल में टेक्स्ट लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सेल जो ये मेरे सेल जिसका साइज मैंने चेंज किया था, ये जो इसमें वर्ड मैंने एक्सेल लिखा था या इसमें मैंने जो कंटेंट एक्सेल लिखा, अगर इसकी ओरिएंटेशन आपने देखा होगा कभी जो लेजर्स होते हैं, अटेंडेंसेस होते हैं या कुछ ऐसे कुछ बुक्स होते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल को छोड़ के हॉरिजॉन्टल में वहाँ पे टेक्स्ट होता है या डायरेक्शन उसकी चेंज होती है ताकि दूसरे टेक्स्ट से ये टेक्स्ट अलग दिख जाए। तो तब जाके हम
ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं। अभी हमारा जो ये एक्सेल है, अभी हमें ये मिडल में अलाइन है और राइट लेफ्ट डायरेक्शन जो इसकी पैरेलल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ये अभी है। अगर इसकी डायरेक्शन हम ओरिएंटेशन चेंज करें, देखिए इसको मैंने सेल को एक्टिवेट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं करूंगा क्लॉकवाइज। ये देखिए क्लॉकवाइज इसकी ओरिएंटेशन हो गई। सेम यहाँ पे दूसरा है एंगल क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज के बाद एंटर क्लॉकवाइज, यानी कि जहाँ से जैसे क्लॉक की होती है, क्लॉक की जो की होती है उस हिसाब से होता है। तो सेम यहाँ पे राइट साइड, मतलब उसके बाद वर्टिकल टेक्स्ट आप कर सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट वर्टिकल हो गया, ई गायब हो गया। इसका रीजन है आप इस सेल को फिर से मर्ज करोगे तो ये भी आएगा। ये देखिए इसको यहाँ से करेंगे ऐसे और उसके बाद करेंगे मर्ज एंड सेंटर। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे एक्सेल बराबर आ गया। तो जब भी आपको दिखेगा कि कभी कोई आपका टेक्स्ट या कंटेंट आपके सेल के बाहर हो जाता है तो इसका रीज़न यही होता है, या तो आप पहले ही, जैसे मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बोला था, कॉलम का साइज या रो का साइज पहले ही उसी हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, तब जाके आपका कंटेंट सही सेल में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि काउंटर क्लॉकवाइज वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट आप करेंगे तो ऐसे होगा। तो यहाँ पे सिर्फ जो ऑप्शन है वो रोटेशन के हैं, डाउन करेंगे तो डाउन साइड होगा। उसी तरह से सेल अलाइनमेंट करेंगे, यानी कि फॉर्मेट जिस हिसाब से सेल की अलाइनमेंट है उसी हिसाब से, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप मैन्युअली यहाँ पे कोई भी अलाइनमेंट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि अगर टेक्स्ट आपका ऐसा होगा, फिर आपने कोई यहाँ से अलाइनमेंट दी तो फिर वो कैसे होगा, तो यहाँ से वो आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट बटन है यहाँ पे वो है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन टेक्स्ट की देनी होगी तब जाके आप इसको यूज कर सकते हो कि टेक्स्ट की डायरेक्शन किस हिसाब से होगी। तो ये ज्यादा काम में नहीं आता है। अब उसके बाद आगे आते हैं, ये वाला जो ऑप्शन होता है इंडेंट को डिक्रीज करना और इंडेंट को इंक्रीज करना। यहाँ पे बस आप शॉर्ट की से भी इसे यूज कर सकते हो। अगर आपको मार्जिन जो होता है बॉर्डर और टेक्स्ट जो सेल में लिखा होगा, जैसे कि अभी आप मान लीजिए ये सेल है, इसके इर्द गिर्द जो ये ब्लैक लाइन है ये बॉर्डर है और इसमें जो टेक्स्ट है वो एक्सेल है। इन्हीं दो के बीच में आप इंडेंट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं इसको करता हूँ तो इंडेंट, यानी कि अब राइट साइड मूव हो रहा है, लेफ्ट साइड इंडेंट यानी कि मार्जिन जो सेल के बॉर्डर में, ना कि ये वाला मार्जिन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम मार्जिन पढ़ते थे तो हम इस साइड मार्जिन रखते थे, राइट साइड मार्जिन रखते थे, टॉप साइड रखते थे, बॉटम साइड में। लेकिन जब एक्सेल की बात आती है यहाँ पे एक सेल का अपना मार्जिन होता है। मान लीजिए ये मेरी सेल है, इसमें जो मार्जिन है इसी एरिया में अगर मैं इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा उसका मार्जिन इसी सेल के अंडर माना जाएगा, ना कि इस वाला सेल के। तो सेम यहाँ पे आप जो हमारी ये यहाँ पे बड़ी सेल है क्योंकि हमने इनको मर्ज करवाया था। अब ये जो सेल है इस सेल में अगर हमें मार्जिन कम ज्यादा करना होगा लेफ्ट साइड या राइट साइड तब कर सकते हैं। यहाँ पे अभी लेफ्ट साइड ज्यादा है, मैं इसको डिक्रीज करूंगा। ये देख लीजिए अब राइट साइड ज्यादा हो रहा है, मुझे लेफ्ट साइड करना होगा तो लेफ्ट साइड कर सकता हूँ। आई होप आपको ये वाला बटन भी समझ आया होगा। अलाइनमेंट ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, इजीली आप समझ पाओगे। उसके बाद है रैप टेक्स्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। जब हम कोई सेल में कोई ऐसा कंटेंट लिखते हैं जिसका साइज, जिसका टेक्स्ट साइज बहुत ज्यादा होता है, जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा कंप्यूटर, उसके बाद लिखूंगा फंडामेंटल, तो यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ये जैसे ही मैंने टेक्स्ट लिखा एक ही सेल बन गई, लेकिन ये जो कॉलम एल और एम है इसने इस कॉलम को भी टच किया। जब भी आप डाटा एंट्री करती हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो आपके जो कॉलम्स होते हैं अपने सेपरेट कॉलम की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और जो भी यूजर होता है वो नहीं चाहता है कि इस कॉलम का कंटेंट इस वाले कॉलम में आ जाए।
तब जाके ये वाला ऑप्शन हमें यूज आता है रैप टेक्स्ट का। इसका मतलब क्या होता है, अभी जो मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल्स का वर्ड लिखा, ये तो कॉलम्स को टच कर बैठा। एक तो के कॉलम में मैंने स्टार्ट किया था इस वाले कॉलम में, लेकिन इसने एल कॉलम और एम कॉलम को भी टच किया। अब मैं चाहता हूँ ये जो एल और एम कॉलम, इसमें कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट्स थे मेरे पहले से, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, अगर इसका टेक्स्ट साइज बड़ा है फिर भी ये इसी के कॉलम में आना चाहिए। या तो मुझे सेल का कॉलम का साइज इंक्रीज करना होगा, तब जाके मैं कर सकता हूँ। अगर मैं सेल का कॉलम का साइज इंक्रीज करूंगा, जो बाकी इसी कॉलम में बाकी इन जो कंटेंट्स हो गए वो अगर टेक्स्ट से छोटे हो गए तो तब शायद डिजाइनिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस वाले को जिसमें मैंने स्टार्ट किया था लिखना, लेकिन है तो ये वर्ड कंप्यूटर फंडामेंटल, जो आप यहाँ पे फार्मूला बार में देख सकते हैं, ये फुल वर्ड है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। लेकिन सेल जो एक्टिव है कंप्यूटर वाला, इसमें जो मैंने स्टार्ट किया था, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं रैप टेक्स्ट करूंगा। आप देख लीजिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स अब सिर्फ इसी सेल कॉलम में आ गया, और इसी कॉलम में खुद ब खुद यहाँ पे जो रो का साइज चेंज हुआ। इसका रीजन यही है क्योंकि ये 4 रोज में वर्ड बन गया है, इसका रीजन यही है कि रोज में चेंज आ गया। तो जब भी आपको बड़ा सा बड़ा टेक्स्ट होगा, आप चाहोगे कि इस वाले कॉलम या इस वाले दूसरे किसी कॉलम को ये इंटरसेक्ट ना करे, टच ना करे, ताकि आपकी जो कंटेंट होगी उस वाले कॉलम में वो मिल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने बिलिंग की है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इस वाले कॉलम में एक अलग आइटम की रेट लिखी है, इस वाले कॉलम में एक अलग आइटम के रेट लिखी है। अब यहाँ पे अगर रेट होगी 5000, 7000, 7240, 7350 रुपये, ऐसे कुछ होगा। अब अगर मान लीजिए इसने वो इस वाले में लिखा, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा, ये वाली किसी आइटम की रेट है। अब इसने तो टच किया ना इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में तो अलग किसी आइटम का, अलग किसी प्रोडक्ट का प्राइस या रेट था, लेकिन ये वाला जो सेल मैंने इंसर्ट की जिसमें कंटेंट में लिखा मैंने अभी, ये बड़ा लंबा ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब तब जाके इस वाले कॉलम में चेंज आ जाएगी। ये मुझे इसकी कैलकुलेशन में मुझे फ़र्क आ सकते हैं, इसीलिए इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे रैप टेक्स्ट करूंगा, सेल के बाहर आ जाऊंगा, इसको करूंगा, उसके बाद रैप टेक्स्ट करूंगा। आप देख लीजिए इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ये नंबर साइंटिफिक में चेंज हो गया है। हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि हम इतना बड़ा टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बाद बाहर आएंगे सेल पे क्लिक करेंगे और रैप टेक्स्ट करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, जिसका हमने इससे पहले जिक्र किया था। जब भी आपको अगर आपको दो सेल्स को मर्ज करना होगा, जैसे यहाँ पे एक सेल है और इस सेल को मुझे मर्ज करना होगा, तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ब्लैक इसका बॉर्डर जब आपको दिखेगा कि पूरा ब्लैक बॉर्डर दोनों सेल्स में ब्लैक हो गया है, उसके बाद आपको आना है मर्ज वाले मर्ज एंड सेंटर में। यहाँ कुछ और ऑप्शंस है, पहले है मर्ज एंड सेंटर। अगर आप मर्ज एंड सेंटर करोगे, एक तो सेल तो मर्ज हो जाएगी, उसके बाद अगर उसमें टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आएगा। जैसे कि अभी मान लीजिए पहले मैं इसको इस सेल में लिखूंगा कुछ वर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट जन। इस वर्ड में जैसे मैंने नेक्स्ट जन लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि ये दो सेल्स आपस में मिल जाए। ये देखिए अब मैं इन दो सेल्स को मर्ज करूंगा, दो सेल्स को मैंने मर्ज किया, या मैं यहाँ पे 4 सेल्स को मर्ज करूंगा। सॉरी, यहाँ पे इस कॉपी आ गई, इस वाले सेल को और यहाँ पे इन 4 सेल्स को मैं मर्ज करूंगा और साथ ही साथ मर्ज एंड सेंटर करूंगा। यानी कि एक तो ये 4 सेल्स एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मर्ज हो गए, उसके बाद जो इसमें कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। मर्ज एंड सेंटर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, आप देख लीजिए एक तो 4 सेल्स जो थे मेरे वो मर्ज हो गए, उसके बाद इसमें जो कंटेंट था नेक्स्ट जन जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो सेंटर में आ गया। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर के नीचे है मर्ज अक्रॉस, तो अगर यहाँ पे नीचे की तरफ से मुझे सबको मर्ज करना होगा तो तब जाके मर्ज अक्रॉस कर सकते हैं। अब अगर सिर्फ खाली आपको मर्ज करने होंगे सेल्स, जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे ये जो सेल है ये वाली एक्टिव सेल है, इस और इस सेल को मुझे मर्ज करना होगा, तो यहाँ पे तब मैं मर्ज करूँगा सिर्फ मर्ज सेल, टेक्स्ट वहीं पे रहेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख लीजिए इस वाले यहाँ पे किसी दूसरे सेल में हम लिखेंगे टेक्स्ट 1 2 3 हम लिखेंगे,
उसके बाद हम इस वाले 2 सेल्स को मर्ज करेंगे खाली, लेकिन सेंटर में नहीं करेंगे। जैसे मर्ज सेल्स, तो सेल्स मर्ज हो गए, लेकिन जो नंबर राइट साइड आएगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो भी नंबर आता है वो अकाउंट में माना जाता है, और अकाउंट में हमेशा राइट साइड में होती है, इसलिए यहाँ पे राइट साइड में। अगर मैंने टेक्स्ट लिखा होता है वो तो अपने ही पोजीशन में रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा, उसके बाद मैं इन 2 सेल्स को मर्ज करूंगा, उसके बाद खाली मर्ज करूंगा, सेंटर नहीं करूंगा। ये देख लीजिए 2 सेल मिल गई है, लेकिन टेक्स्ट या कंटेंट अपनी ही पोजीशन में रह गया है। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। उसके बाद अनमर्ज सेल जिसको आप मर्ज करोगे, अगर आप चाहोगे उसको अनमर्ज करना वापस, तो आप यहाँ पे अनमर्ज कर सकते हैं। ये देखिए अनमर्ज कर सकते हैं, और एक फिर से 4 सेल वापस आ गए। यहाँ पे हमने 2 को मर्ज किया था, इसको अनमर्ज करेंगे तो ये दोनों अनमर्ज हो जाएंगे। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए हम थोड़ी स्पीड में जा रहे हैं ताकि हमें पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कुछ दूसरी शीट लाते हैं नंबर वाले सेक्शन को सीखने के लिए। आपने अलाइनमेंट वाला सेक्शन सीखा होगा। आई होप आपको ये सारा कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा। इस वाले अलाइनमेंट टैब का कौन सी इंपॉर्टेंट है, कब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है नंबर वाला। नंबर में अगर पहला आप देखेंगे यहाँ पे जर्नल होता है। अगर आपको कोई सा भी चाहे टेक्स्ट लिखना हो, परसेंटेज लिखनी हो, अकाउंट में लिखनी हो जर्नल में, तो तब जाके आप जर्नल लिखते हैं। तो अभी जो बाय डिफॉल्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, वो जर्नल ही होता है, लेकिन हम यहाँ पे सीखने वाले हैं सबसे पहले नंबर वाला। नंबर वाले का क्या काम होता है अभी देख लीजिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर, तो यहाँ पे मैंने नंबर लिखा, और नंबर लिखने के बाद अब ये देख लीजिए, अब अगर मुझे कभी सिर्फ नंबर लिखने होंगे, जैसे कि मैं पहले ही इस वाले पूरे सेल पूरे कॉलम में नंबर्स में काम करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ अगर डेटा एंटर करनी होगी, सिर्फ नंबर्स का करना है, तब जाके आपको क्या करना होगा। ये देख लीजिए, इसमें खाली इसको मैं पहले से ही ड्रैग करके रखूंगा कहाँ तक मुझे काम करना होगा, जैसे यहाँ तक। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ पे मैं मोर नंबर फॉर्मेट या डायरेक्टली ही यहाँ पे करूँगा, जैसे कि मैं मोर नंबर फॉर्मेट में आ जाऊँगा, और यहाँ पे है सबसे पहले जनरल के नीचे नंबर वाला। अब ये देख लीजिए नंबर का मैंने सिलेक्ट किया। अब अगर आप डेसिमल्स लगाने चाहते हो, डेसिमल जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखूंगा 1 2 3.55, जो पॉइंट्स होता है उसे डेसिमल कहते हैं। डेसिमल लगाना चाहते हो तो डेसिमल आ जाएगा। कितने डेसिमल्स में, यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा, तो आप देख सकते हैं नीचे आप देख सकते हैं जो ये रिव्यू भी दिखा रहा है, जहाँ यहाँ मैंने 2 डेसिमल्स प्लेस किए, तो यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए। तो जितने डेसिमल्स आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं लगाएंगे, आप चाहोगे तो लगा भी सकते हैं। उसके बाद होता है ये वाला ऑप्शन, यूज 1000 सेपरेटर। जैसे ही आप 1000 के ऊपर कोई सा भी नंबर लिखते हो, तब जाके आप कामा देख सकते हो। जैसे कि आपने कभी 1000 लिखा, उसके बाद आप क्या करते हो 1050, जैसे 1000 के बाद आप कामा लगाते हो, उसके बाद बाकी 3 0 लिखते हो। जैसे आपको लिखना होगा 10,000, आप 10 के बाद कामा लगाते हो, उसके बाद 1000 इसके 0 लगाते हो। आपको लिखना होगा 1,50,000, आप 1 लाख पे कामा लगाते हो, तो तब जाके ये वाला काम आता है। हम इसको भी फिलहाल ओके करके रखते हैं। तो चलिए, यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है नीचे, आप देख सकते हैं जो रेड और ब्लैक में होता है। अगर आप कोई वर्ड माइनस में लिखना चाहते हो तो उसका आप रेड रख सकते हो, आपको माइनस का साइन नहीं दिखेगा, सिर्फ वो रेड में दिखेगा। रेड कलर देख के आप समझ जाना है ये वाला माइनस है और ब्लैक वाला प्लस है। तो यहाँ पे ओके करते हैं सारी सेटिंग करने के बाद। अब यहाँ पे मैं कोई नंबर डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 55900, ये नंबर मैंने डाला। अब ये देख लीजिए, जैसे मैं सेल के बाहर आया 55,900, 55,000 जो आ गया, 1000 का नंबर आ गया, तो यहाँ पे कामा लग गया। पहले जो हमने यहाँ पे नंबर पे कामा के लिए वो ऑप्शन यूज किया था, ये तो आपको समझ आ गया किस काम का था। उसके बाद मैंने जो दूसरी बात बोली थी माइनस का, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा -4567,
अब जो मैंने लिखा तो ये माइनस में आ गया। अब यहाँ पे आ जाऊंगा मैं नंबर वाले सेक्शन में, मोर नंबर फॉर्मेट में आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं ये वाला यूज करूंगा रेड कलर पे और इसके बाद मैं ओके करूंगा। अब आप देख सकते हैं ये भी मैंने माइनस में लिखा था लेकिन ये रेड आ गया। अब मैं कोई प्लस पे लिखूंगा, जैसे मैंने 34,000 लिखे, यहाँ पे नीचे जाऊंगा खाली 34,000 काम आएगा क्योंकि 1000 है। अब मैं अगर माइनस में लिखूंगा, अब मैंने यहाँ पे लिखा माइनस 66,700 मैंने लिखा, ये माइनस में है। जैसे मैं सेल के बाहर आ जाऊंगा ये रेड में दिखेगा। देख लीजिए यहाँ पे पहले आना है, यहाँ पे आपको एक्टिवेट करना होगा, पहले मोर नंबर फॉर्मेट में रेड होना चाहिए। ये देख लीजिए, ओके करेंगे। अब ये देख लीजिए, इसको भी आप रेड में करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, मोर नंबर फॉर्मेट में आ जाओगे और यहाँ पे रेड वाला सिलेक्ट करोगे और उसके बाद ओके करोगे। तो इसका मतलब है जो ये हमारा डेटा है यहाँ पे ब्लैक वाला प्लस है और रेड वाला माइनस में लिखा है। तो आई होप आपको ये वाला समझ आ जा हो गया होगा कि नंबर का हमारा क्या काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, अब जो भी हम यहाँ पे नंबर डालते रहें कि 66,800, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा, कामा खुद ही आएगा, उसके बाद मैं लिखूँगा 99,780। तो जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा कामा भी आएगा, अगर माइनस में लिखूँगा तो फिर रेड में आ जाएगा। तो नंबर का काम यही होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है करेंसी वाला। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा करेंसी, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाले हमें किस लिए है। करेंसी मैंने लिखी है। अब करेंसी का क्या काम होता है, यहाँ पे मैं इन सबको पहले से ही ड्रैग करूंगा कहाँ तक मुझे काम करना होगा। सिलेक्ट किए, उसके बाद मैं यहाँ जाऊंगा, या तो मैं यहीं पे करेंसी करूंगा यहाँ पे, या तो मैं यहाँ पे मोर फॉर्मेट्स पे आके करेंसी ओके करूंगा। अब यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस, अगर आप डेसिमल लगाना चाहते हो तो डेसिमल आएगा। सिंबल कौन सी है आपको, जैसे करेंसी की कौन सी सिंबल, तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे रुपी का या INR का ढूंढेंगे। तो जो आपकी मर्जी होगी वो आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कश्मीरी, फिर सो अरबिक, कश्मीरी रखेंगे या कोई भी आप यहाँ पे जो आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश कर देते हैं, इंग्लिश इंडिया। ये देखिए, चलिए रुपीस होता है तो वो आ गए। उसके बाद नीचे है, अगर आप नेगेटिव नंबर लिखोगे तो वो माइनस में आ जाएंगे, अगर माइनस वाले आएंगे तो वो रेड में आ जाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे नंबर से। उसके बाद हम ओके करेंगे। तो अब यहाँ पे करेंसी पे मैं कोई नंबर रखूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 6780 लिखूंगा। जैसे मैं सेल के बाहर आ जाऊंगा, इसको सिंबल आएगा रुपीस का, रुपीस जो सिंबल आ गया करेंसी का, ये भी आ गया और इसके साथ साथ सेपरेटर भी आ गया कामा का। 6000 के बाद काम आ गया। अब जो भी नंबर्स मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, उसके बाद अगर मैं एंटर करूंगा दूसरे सेल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर खाली बड़ा नहीं रखना है, क्योंकि ये अगर नंबर आप बड़ा करोगे तो वो साइंटिफिक में चला जाएगा, वो साइंटिफिक माना जाएगा। साइंटिफिक क्या होता है वो भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे आगे में। तो यहाँ पे हम 5000 लिखेंगे, तो अब नीचे आ जाएंगे तो रुपीस खुद ही खुद आ गया। यहाँ पे हम 34,560 लिखेंगे तो नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे खुद ही खुद रुपीस का सिंबल आ गया। तो जहाँ तक आपने सिलेक्ट किया होगा वहाँ करेंसी, अगर आपको करेंसी की काम है, करेंसी की डाटा वर्क है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तब जाके आप यहाँ पे करेंसी लगा सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग का। तो यहाँ पे ओके करते हैं, अकाउंटिंग वाला बॉक्स यहाँ पे बनाते हैं। अकाउंटिंग वाला बॉक्स, ये जो मैं लिखता हूँ नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, ये इसके बगैर भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो गए। ये नहीं सोचना कि इससे आपकी फार्मूला अप्लाई होती है, नहीं, इससे बगैर भी। लेकिन ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स हो गए जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो भी करेंगे, उन सारे व्यूअर्स को अंडरस्टैंड हो जाए, उन्हीं के लिए मैं यहाँ पे ये करेंसी, नंबर या अकाउंटिंग लिखता हूँ, ताकि साथ साथ में आपको समझ आ जाए कि कौन सा वाला
किस के लिए काम आता है। तो हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग हो गया है। अब यहाँ पे हम अकाउंटिंग लिखने के बाद अकाउंटिंग सीखेंगे क्या होता है। अभी यहाँ पे हम पहले सेल्स को सिलेक्ट करेंगे इतने से, उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे भी आप अकाउंटिंग को ओके करोगे, या यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाके अकाउंटिंग को ओके करोगे। तो यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है। अगर आप डेसिमल लगाना चाहते हो तो ठीक, अगर आपको कोई सिंबल रखनी होगी तो यहाँ पे हम सिंबल रखेंगे, फिर से यहाँ पे हम इंग्लिश रखेंगे रुपीज़ का, क्योंकि इंडिया में रुपीज़ करेंसी चलती है, ताकि समझ आ जाए सब व्यूअर्स को, जो भी हमारे कंट्री इंडिया में व्यूअर्स हमारे होंगे। तो यहाँ पे हम जाएगी इंग्लिश इंडिया में, उसके बाद हम ओके करें। अब यहाँ पे मैं कोई नंबर लिखता हूँ, जैसे 5467, उसके बाद में सेल के नीचे आ जाऊँगा। आप देख लीजिए यहाँ पे अकाउंटिंग में भी 5467 आ चुका है। अब अकाउंटिंग में क्या फ़र्क होती है, जैसे मैं अभी लिखूँगा 12, बस उसके बाद में नीचे आ जाऊँगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने 12 रुपये लिखे, तो 12 रुपये भी आ गया क्योंकि हमने सिंबल दी थी, उसके बाद 12 भी आ गया। सेम यही काम मैं यहाँ अगर करूँगा, मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा 12, उसके बाद मैं नीचे आ जाऊँगा, आप देख लीजिए यहाँ पे और वहाँ पे कितने फ़र्क आ गया है। वहाँ पे जो अकाउंटिंग में क्या होता है, इसको हम यहाँ पे अकाउंटिंग को हटाकर ये देख लीजिए, पहले हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, उसके बाद यहाँ इस वाले सेल पे आके यहाँ पे अकाउंटिंग को चेंज करके वापस हम करेंसी रखेंगे। अब करेंसी रखने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 12, उसके बाद मैं नीचे आ जाऊँगा, आप देख लीजिए $12, यानी कि ये जो डॉलर होगा या रुपये होगा या जो जिस करेंसी की आपको सिंबल रखनी होगी, वो उसी अमाउंट के साथ आता है। डॉलर, उसके बाद 12, लेफ्ट साइड में जो स्पेस थोड़ी सी है ये बच गई है। लेकिन अगर मैं यही 12 लिखूंगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आके मैं अकाउंटिंग आप ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट किया है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 12 फिर से। अब मैं नीचे वाले सेल पे आता हूँ तो 12 रुपये आ गए, लेकिन ये जो रुपीज़ का सिंबल है ये लेफ्ट साइड में आ चुका है। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ आया होगा। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो वो नहीं हटेगा, यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो वो खुद ब खुद हटेगा। तो थोड़ी बहुत डिफरेंस है करेंसी और अकाउंटिंग में। तो इसमें कुछ और भी डिफरेंसेस है साइंटिफिकली या फाइनेंशियल कंडीशंस में, वो आगे किसी दूसरे वीडियो में हम सीखेंगे कि करेंसी और अकाउंटिंग क्यों यहाँ पे अलग से है, जबकि यहाँ से भी हम वही लिख सकते हैं, यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है जो फाइनेंशियल कंडीशंस में होते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम वो ज़रूर सीखें। तो अकाउंटिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद ये वाले बचते हैं शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। अगर आपको शॉर्ट डेट कोई रखना होगा तो आप लगा सकते हैं, जैसे कि इस पे ओके करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट डेट रखेंगे, एस डेट लिखूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे मैं पहले से ही सेल्स को सिलेक्ट करके रखूंगा, उसके बाद यहाँ आ जाऊंगा, मोर फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट पे करूंगा, और उसके बाद डेट पे आ जाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं किस टाइप का आपको डेट चाहिए। अगर आप ये वाला रखोगे, जैसे कि अभी मैंने पहले वाला रखा, उसके बाद मैं ओके करूंगा। तो अब यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 3, उसके बाद मैं डैश दूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा आज का डेट लिखते हैं यहाँ पे, जैसे आज का डेट जो होगा वो लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 25/7/2025। तो ये जो मैंने डेट लिखा, जैसे मैं नीचे इस सेल में आ जाऊंगा, जो फॉर्मेट वहां पे हमने सिलेक्ट किया था यानी कि स्लैश वाला, वो यहाँ पे खुद ही खुद कन्वर्ट होगा। जैसे मैं नीचे आ जाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आएंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे डेट वाला फॉर्मेट सिलेक्ट किया। अब हम कोई और फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं ओके करूंगा। तो आप देख सकते हैं हम जब नीचे आएंगे, इसका पहले इसका थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं डेट वाला और नंबर पे आके यहाँ पे ये वाला कर देंगे, और उसके बाद ओके करेंगे। अब यहाँ पे मैं कोई डेट और लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पे 26
7/2025 लिखूंगा। उसके बाद मैं नीचे एंटर करता हूँ। अब ये जो सेल सारे हैं यहाँ पे अब ये नंबर डेट वाला यूज हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर्मेटिंग, इसमें अप्लाई नहीं हो रही है। आप फॉर्मेट कोई भी रख सकते हैं यहाँ का, जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग आप इस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डेट लिखोगे तो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं खुद आ गया है। जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे लिखना होगा आज का डेट 25/7/2025, ये मैंने लिखा। अब मैं नीचे आ जाऊंगा, ये देखिए डैश में इसलिए आ गया है, इसका मतलब है ये जो यहाँ पे है डिस्प्ले लॉन्ग जाता है, इसलिए अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे इसकी थोड़ी सी और स्पेस बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे वेट कीजिएगा, इसकी स्पेसिंग जैसे हम डेट शो कर रहा है, डेट्स एंड आप पढ़ के देखिए, डेट्स एंड टाइम्स दैट आर नेगेटिव और टू लार्ज डिस्प्ले एज। जो नंबर डेट जो डेट्स या टाइम्स नेगेटिव में होंगे या ज़्यादा लार्ज होंगे वो इसमें इस तरह से डिस्प्ले होता है। अब इसमें और स्पेस हम अगर बढ़ाएंगे, अगर लगता है हमारे, तो तब जाके ये कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए फिलहाल आपने सीखा कि अगर आपको कोई सा भी डेट देखना होगा, कोई सा भी डेट अगर आपको डेट की एंट्री करनी होगी यहाँ पे, तब जाके आप कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे दिखाया। जैसे कि मैं यहाँ पे ये भी डिलीट करूँगा, ये भी डिलीट करूँगा। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा उसके बाद मैं इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ पे डेट वाले पे आ जाऊँगा। मोर फॉर्मेट में यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे पहला वाले को करके ओके करूँगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं खाली यहाँ पे लिखूँगा 26/7/2025। कोई डैश वगैरह मैंने नहीं डाली, खाली नंबर्स लिखे। अब मैं नीचे आ जाऊँगा, इसको खुद ही खुद डैश भी बन जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में आ गया है और लार्ज आ गया है, जिसकी वजह से ये हैश नंबर दिखा रहा है। तो ये था हमारा डेट। इसमें शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट में डिफरेंस है। शॉर्ट डेट में खाली आप डेट देते हो, लेकिन लॉन्ग डेट में आप डे भी देते हो फुल नेम से। जैसे आज फ्राइडे थी, फ्राइडे लिखेंगे, उसके बाद मंथ का भी लिखेंगे फुल। तो ऐसे कुछ शॉर्ट और लॉन्ग डेट में डिफरेंस है। अब इसके बाद हमारा बचता है टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन और दूसरा। आने वाले वीडियो में इनको भी सीखेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है ऑलरेडी है। इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही सीखेंगे, जहाँ पे हमने जनरल नंबर्स, करेंसी अकाउंटिंग और डेट सीखा। टाइम और बाकी जो यहाँ पे नंबरिंग में आते हैं वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेशन लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टैब्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।